दस्तूर की हिफाजत के लिए उपस्थित अभी अभी हमारे मेरे मित्र, पुराने मित्र हैं बहुत सालों से, और मुझे गर्व है कि आज वो महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, सम्माननीय नाना पटोले जी, सम्माननीय नसीम खान भाई, सम्माननीय हमारे मित्र अबू अर्जुन भाई, ये सब राजनीति वाले लोगों को पहले नाम, क्योंकि दस्तूर की हिफाजत करने के लिए चारों पहले इकट्ठे होने चाहिए। आदरणीय मौलाना अब्दुल अलीम कासामी, मौलाना अनिसुर रहमान कासामी, मौलाना डॉक्टर यासीन अली उस्मानी, एडवोकेट यूसुफ मुचवाला, मिसेस रेखा ठाकुर, डॉक्टर मोहम्मद अली पाटणकर जी, अब्बास हाफिज अतर अली, और मेरे पुराने मित्र हुसैन दलवाई जी, बहुत पुराने मित्र हैं। मैं बहुत खुश हूँ, सच बताऊं तो आज नसीम भाई आपको पता होगा, मुझे मालूम नहीं, आज हमारे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने एक बड़ी मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कभी देखी नहीं होगी, 3 घंटे चली, और वर्ली का जो डोम है वहाँ करीबन 3-4 हजार के ऊपर के लोग खड़े थे, पत्रकार पूरे देश से, सारी मीडिया थी, और ये दस्तूर वाली बात वही होगी। और दस्तूर की हिफाजत के लिए आपके ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने जो दस्तक दिए है ना, वो महत्वपूर्ण है। तो दस्तक देने की आवश्यकता है ताकि दरवाजा खुले, मन भी खुलने की आवश्यकता है। हम रोजाना देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है, हालांकि हम ज्यादा ताकतवर शब्दों से बात कर सकते हैं क्योंकि हम ज्यादा अनुभवी हैं, उनके साथ में रहे हैं। तो जो दस्तूर की हिफाजत नहीं कर रहे, पहले तो ठीक थे, बिगड़ गए, तो जैसे वो बिगड़ गए हमने छोड़ दिया उनको। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जब पूरे देश का माहौल इतना गंदा हुआ है, और मुझे आपको देखकर ज्यादा खुशी इस बात की हुई है कि लोगों के मन में जो, अभी आप, मैं थोड़ा समझ सकता था, उर्दू में भी बात करते रहे थे आप, लोगों के मन में जो दरार पैदा की गई है। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, हमारे महाराष्ट्र में तो और भी बात चल रही है, जातियों की भी बात चल रही है, हम तो दीवारें खड़ी कर रही है, और वो दीवारें इतनी मजबूत खड़ी हो रही है कि दुश्मनी की तरफ जा रही है। दीवारें गिराने की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है, अखंडता की आवश्यकता है। संविधान ने हमें क्या दिया, उस संविधान की अगर रक्षा हम नहीं कर पाते तो जनतंत्र कैसे रहेगा। और दुर्भाग्यवश आज देश में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उस सारी संस्थाओं का गैर उपयोग करके सरकार दमन शक्ति का प्रयोग कर लोगों को डरा रही है। आप एक लफ्ज बोलो तो आप देशद्रोही हैं, और अगर उनकी पार्टी में जाओ तो लॉन्ड्री बनकर क्लीन बन के आ जाती हूँ। सबसे बड़ी बुरी बात मुझे उस वक्त लगी थी कि कोई राजनीतिक नेता अगर कुछ कहे तो मैं समझ भी सकता हूं, लेकिन जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि फलाना नेता ने 75,000 करोड़ का सिंचन घोटाला किया है, 4 दिन में वो फलाना नेता उनके अंदर जाता है, पार्टी में जाने के बाद घोटाला बंद, नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है, ये देश की नीतियों के साथ खिलवाड़ है, ये देश की एकता के साथ खिलवाड़ है, ये देश के विकास के साथ भी खिलवाड़ है। और इसलिए मैं जो आया हूं इसलिए आया हूं कि बस किनारे पे बैठ के तो सभी लोग सलाह देते रहते हैं। मैं आपको कहता हूं, ऑल इंडिया मिली काउंसिल को, आपने जो दस्तूर की हिफाजत की बात की ना, अरविंद साहब तुम्हारे साथ 100% खड़ा रहेगा। आज हमारे उद्धव साहब ठाकरे जी ने यही तो बात की है। नफरत पैदा करने की जो, अभी देखो कल राहुल गांधी जी ने वहां से एक अमन के लिए, एकता के लिए, न्याय के लिए पदयात्रा शुरू कर दी। बराबर उसी वक्त
मेरे एक मित्र ने इनका घर छोड़ दिया। क्यों? उसी वक्त क्यों? क्योंकि अगर चैनल पे न्यूज आती थी राहुल गांधी निकले हैं, पदयात्रा निकल रही है, किस लिए निकल रही है? न्याय के लिए निकल रही है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के लिए निकल रही है। तो वो खबरें नहीं आए, वो खबरें ही नहीं दिखी। कोई अल्लू पल्लू आदमी यहां से उधर जाता है, बस दुनिया दिन भर वही खबरें बताओ। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, वो आदत आज भी चालू है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, शुभकामनाएं देना आया हूं। आपको पता होगा कि बीच में नाना जी हमने जब यहाँ मुंबई में यात्रा निकाली थी भारत जोड़ो की, भाई जगताप थे उस वक्त, नसीब भी बाद में जुड़ गया था मुझे लगता है, मैं उनमें था पूरा, वहां से लेकर नाना चौक से लेकर पूरा महात्मा गांधी के स्टैचू तक गई थी अपनी भारत जोड़ो यात्रा यहाँ मुंबई में। तो मैं शब्दों से नहीं, हमको खुद आते हैं। मैंने 10 बरस में विधायक सांसद रहा, लेकिन मैंने कभी नफरत नहीं की। कोई भी मेरे पास आते थे, आज के लिए तो इतने लेटर दिए होंगे कि पूछो मत, मेडिकल के लिए कितने लेटर दिए पूछो, मैंने किसी को नहीं पूछा कौन से पार्टी से बिलोंग करते हो, कौन से धर्म के हो, कौन से मजहब के हो, कौन से गली में रहते हो, नहीं। इंसानियत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको जरूरत है तभी तो मेरे पास आया है। अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त लेके गया, भगवान लेके गया, चलो इस मंदिर पे तुम्हें रखा हूं, तो लोगों को मदद करने के लिए क्या रखा हूं ना। वो हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा। तो इंसानियत को लेकर आगे चलने का काम करे, और वो इंसानियत अगर बरकरार रखनी है तो संविधान को भी बरकरार रखना है, दस्तूर को भी हिफाजत करनी पड़ेगी। और ये दस्तूर की हिफाजत के लिए आप खड़े हुए हैं, मैं आपको सभी को सलाम करता हूं। रास्ता आधे रास्ते पे छोड़कर नहीं जाना, कितना भी संघर्ष हो डरकर भी नहीं भागेंगे, न रुकेंगे न थमेंगे, अपना मकसद पूरा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की भी रक्षा करके बरकरार बढ़ाएंगे। यही शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे यहाँ बुलाकर मेरे 4 शब्द बोलने की अनुमति आप सभी बड़े लोगों ने दी, मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। बैनर के नीचे बम्बई की सरजमीन पर बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट मौजू पर मुनक़िद आज का ये इजलास, उसके सदर मोहतरम, स्टेज पर मौजूद ऑल इंडिया मिली काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना अनीस उस्मान कासमी साहब, महाराष्ट्र यूनिट के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अतहर अली साहब, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर निज़ाम साहब, मछाला साहब, डॉक्टर पाटिलकर साहब, बिरादर मोहतरम, हमारे बहुत ही करीब आली जनाब अबुल आसिम आज़मी साहब, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट, मुख्तलिफ पार्टियों के हज़रात हुसैन दलवी साहब, वजाहत साहब, आरिफ साहब, सामने बैठे हुए सभी मंदूबीन, होशमंद, जिम्मेदार, दूरंदेश कौमों की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी तूफान और आंधी की आमद से पहले होशियार हो जाए। अगर हम किसी आंधी और तूफान को रोक नहीं सकते तो एक चिराग जलाने का काम तो हम कर ही सकते हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने मुल्क का जो मौजूदा पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो है, उसमें बम्बई की सरजमीन से एक चिराग रोशन करने की जिम्मेदारी कबूल की है और वो रोशन किया है। दुनिया की कोई कौम और कोई मुल्क, कोई समाज जिंदगी और समाज को चलाने के लिए कुछ ज़ाब्ते, दस्तूर और कायदे मुंज़बित करता है और बनाता है। मुल्क की आज़ादी के बाद उसी तरह से मुल्क और समाज को चलाने के लिए एक शानदार दस्तूर और आईन हमें मुल्क की क़यादत ने दिया।
उस आईन का हम सब एहतराम करते हैं। उस आईन की रोशनी में मुल्क आगे बढ़ रहा है। मैं दबी जबान में कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं थोड़ा सा वजाहत के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि मुल्क का मौजूदा आईन खतरे में नहीं, बल्कि मुल्क के इस आईन से उस वक्त से लेकर आज तक इत्तेफाक न करने वाले इस मुल्क पर इस वक्त हुक्मरान है। और मैं ये बात भी कह दूं जो सबका एहसास होगा कि जब फिक्र करनी चाहिए थी उस वक्त हमने ज्यादा फिक्र नहीं की, और नतीजा ये हुआ कि मुल्क उन हाथों में चला गया कि जिन लोगों का एक कतरा पसीना भी इस मुल्क की आजादी और तरक्की और खुशहाली के लिए नहीं लगा। तो जाहिर है कि मुल्क की किसी भी बर्बादी और तबाही का एहसास तो उन लोगों को होगा जिनके असलाफ ने मिलकर इस मुल्क को अपने खून से सींचा। हम सब उन्हीं असलाफ के जिम्मेदार लोग हैं। मुल्क किस रुख पे जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, क्या मौलाना आजाद ने, हजरत मोहानी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, उन मुजाहिदीन आजादी ने कभी तसव्वुर किया होगा कि इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आएगा नसीबे दुश्मना कि किसी स्कूल में एक छोटे बच्चे से दूसरे बच्चे को कोई टीचर मजहब के नाम पर पिटवाएगा? सोच सकता है कोई बात? क्या किसी ने सोचा था ये कि ट्रेन में हम सफर कर रहे होंगे और किसी ऐसे शख्स का रिवॉल्वर और उसकी गोली मजहब के नाम पर दूसरे मजहब वाले पर चलेगी, एलाने और उसकी जान चली जाएगी? ऐसा तो तसव्वुर भी नहीं किया। इख्तिलाफात तो होते हैं, और जिस माशरे में इख्तिलाफात होते हैं, जिस सोसाइटी में, वो तो सेहत की अलामत होते हैं। नजरियाती इख्तिलाफात होते हैं, हमारे दरमियान भी मुख्तलिफ नजरियात की पार्टियां हमारे बीच में है। कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है। नंबर का गेम होता है, नंबर जिसके आ जाते हैं हुकूमत हो उसकी बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है वोट किसी के ज्यादा होते हैं, हुकूमत किसी को मिल जाती है, ऐसा भी होता है। तो इन हालात में अगर हुकूमत किसी को मिल गई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुल्क को वहां ले जाके खड़ा कर दे जहां से इस मुल्क का वापस होना मुश्किल हो जाए। ऐसी नफरतें, ऐसी दुश्मनी, ऐसे इख्तिलाफात किसने पैदा किए? और हर शोबा मुतासिर हुआ जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर शोबा मुतासिर हुआ जा रहा है। हम कोई कायद नहीं है, हम रहनुमा नहीं है, हम फकीर लोग हैं, हम कलंदर लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, यहां बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ मुहब्बे वतन जरूर है। मैं खुद किसी ऐसे कुनबे और खानदान से ताल्लुक रखता हूं, ऐसे शहर से ताल्लुक रखता हूं कि वहां जो शहीदों का मरकज बना है आजादी के बाद, उसमें मुझसे रिलेटेड मेरे हवाले से 21 लोगों की जानें और रूहें वहां पर दफन है इस मुल्क की आजादी के लिए। दिल किसका तड़पेगा? उनका जिन्होंने उस वक्त भी इख्तिलाफ किया था, या उनका जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानी देकर इस मुल्क को बनाया? हम तो छोड़िए मियां, हमें तो आजादी के बाद क्या मिला नहीं मिला ये एक दूसरी बहस है। हम तो पिंटे जोड़ते हैं, हमारे बच्चे तो रक्षा पोलर, हमें तो तालीम नहीं मिली, सर्विस नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, हुकूक नहीं मिला, ये तो एक अलग बहस है। आप अंदाजा लगाइए कि आज भी जिस मुल्क में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हो, आज भी जहां पानी ना हो, लाइट ना हो, सड़कें ना हो, तालीम का निजाम ना हो, कल जहाज में बैठ के तो 4 घंटे लेट उतरा, जब दूसरे साहब आने वाले थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं भी 4 घंटे लेट आया। दूसरी जगह बात हुई, लोगों ने कहा मेरा जहाज भी लेट हो गया।
सारा निजाम दरहम बरहम है, क्योंकि सिर्फ एक इशू मिल गया है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और उसी के नाम पर वोट लेकर सरकारें बनती चली जाती है। नतीजा ये है कि तमाम बुनियादी चीजों से तवज्जो ही हट गई है पूरे मुल्क और हटा दी गई। इन हालात में अब जबकि दस्तूर पर भी बनाई और आहिस्ता आहिस्ता अबुल आसिम आज़मी साहब, हुसैन दिलवई साहब, आप सब बहुत सीनियर लोग हैं, आप अच्छी तरह जान रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे। हम कह तो रहे हैं कि दस्तूर खतरे में है, लेकिन बात यह है कि दस्तूर की रूह मुतासिर होने लगी है। दस्तूर की रूह मुतासिर होने लगी है। हम अक़लियत के लोग 15-20%। अभी एमपी साहब ने हमारे लिए 27 के अल्फाज कहे कि आपने आके खटखटाने का काम किया है, बहुत अच्छा लगा, अंदर से महसूस हुआ कि बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हम चूंकि क़यादत के दावेदार नहीं है, लेकिन हम कम से कम चौकीदार तो हैं, हम चौकीदार तो हैं आदमी, हम जगा तो रहे हैं, हम एहसास तो पैदा कर रहे हैं, और हम चाहते ये हैं, हम ये भी जानते हैं कि इस मुल्क में हम अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक के मेजॉरिटी से लोग निकल करके नहीं आएंगे। ये मुल्क इंतजार कर रहा है किसी बापू का, ये मुल्क इंतजार कर रहा है किसी अम्बेडकर का, ये मुल्क इंतजार कर रहा है किसी मौलाना आजाद का, ये मुल्क इंतजार कर रहा है मौलाना हसरत मोहानी जैसे किसी मुहिब वतन का। हम चाहते हैं कि कोई उठे और हम पीछे पीछे चले और कहें कि इस मुल्क में वही सब कुछ वापस लाओ, हिंदू मुसलमान मोहब्बत के साथ रहे, प्यार बटे, मोहब्बत के चिराग रोशन हो, एक दूसरे का दर्द और तकलीफें बांटे, और हम सब मिलकर के कहते रहे ये देश हमारा है, इसे न बिगड़ने देंगे और न इसे गलत रास्ते पे जाने देंगे। ये मुल्क डॉक्टर अम्बेडकर का है, ये मुल्क बापू का है, ये मौलाना आजाद का है, इसको बचाएंगे, इसकी इत्तेहाद और सालमियत को बचाएंगे, और यहाँ के भाईचारे, मोहब्बत, प्रेम और इत्तेहाद और इत्तेफाक को बचा करके हम अपनी जिम्मेदारी को अपने मोमिनाना और हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से जो हमारा कैरेक्टर और किरदार और जिम्मेदारी बनती है उसको पूरा करने का हक अदा करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम हमारे यहाँ की किसी शायर का शेर है, आप बदायूं शरीफ को जानते हैं, मदीनतुल औलिया है, अल्लाह वालों का शहर है, अदीबों का शहर है, शायरों का शहर है, छोटी सी बस्ती है। वहाँ किसी शख्स ने कहा है, उसको मैं पैगाम के तौर पर आपके बीच में छोड़कर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्या ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल चाहती है आपकी खिदमत में दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ के नाम पर कि हर शख्स एक चिराग की जहमत अगर करे, हर शख्स एक चिराग की जहमत अगर करे, जुल्मत कदे में जश्ने चरागां दिखाई। हमने जलाया है, आप भी जलाओ, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, हम आपके साथ खड़े हो जाए, इस मुल्क के तारीकी में जाने वाले मुस्तकबिल को रोशन करने की जिम्मेदारी पूरी करें, और सारे इख्तिलाफात को सियासी मसलकी इन सब से ऊपर उठकर, इस वक्त ये मसला सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, हम लोग इससे ऊपर उठकर अपनी कोशिशों को अंदर से भी तेज करें, बाहर से भी तेज करें। यहाँ सदर बैठे हैं कांग्रेस के, आपने मेरे दर्द को समझा होगा, ये इज्तिमाई दर्द है, ये एक मुसलमान का नहीं, एक हिंदुस्तानी शहरी का दर्द है। बहुत बढ़िया। ये सिर्फ एक मोमिन का नहीं, इस मुल्क के रहने वाले एक आम आदमी का दर्द है, जो हम सब इज्तिमाई तौर पर आपके सामने रखते हैं कि आप सब मिल करके थोड़ी सी ताकत पकड़िए। फरेब बहुत दिन नहीं चलता, आप अगर सच्चाई और सदाकत को लेकर आगे बढ़ेंगे, आपका चिराग जल्दी से रोशन होगा, लोग आपके साथ आएंगे और मुल्क के हालात इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बदल जाएंगे। आइए हम वादा करें, अहद करें कि दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ तहरीक में शरीक होकर इसको मुल्कगीर पैमाने पर मिली काउंसिल के पैगाम को आगे ले जाने के लिए सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है वरना डॉक्टर साहब और भी बोलते हैं और वाकई में एक बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं। खैर, और एक रिक्वेस्ट मेरे पास से आई है और मुझे मानना पड़ेगा क्योंकि मेरे बहुत बुजुर्ग हैं, पुरानी तल्लुकात हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर, उनका कोई अपॉइंटमेंट है, जाना है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे ज़रा जल्दी से मौका दे दीजिए बोलने का। तो मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब को अपने ख्यालात का इज़हार करें।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे पास अनवर साहब ने बड़ी लिस्ट देके दिए गए कि यहाँ को उनको बैठे उनका नाम लिया जाए। मैं उसमें अपना अब आप सब जानते हैं कौन कौन बैठे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं इतना कहूँगा, मेरे साथ जो हमारे मुल्क की नशिस्तें बैठी हुई थी वो सब और मेरे सामने आप हैं। दोस्तों, ये सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ये मसला मैं तकरीबन 15 साल से सोच रहा हूँ कि मुल्क की हालत ऐसी हो जाएगी कि शायद हमको इसके लिए कुछ करना होगा। मैं आज नहीं, 2009 में मैंने इस पे बम्बई में मजलिस रखी जिसमें मैंने यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, संजय सिंह जो भी जेल में है, मजीद मेहमद, अच्छे अच्छे लोगों को ना, 11 लोगों को, और मैंने कहा आइए हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। मैं सोच रहा था तकरीबन 2009 के इलेक्शन से पहले। इसकी वजह ये थी कि मेरे करीब अच्छे हिंदू दोस्तों, मेरे साथ 30-40 साल के दोस्त थे, मुझसे कहते कि डॉक्टर पाटेकर, तुम लोगों के पास 10 मुल्क है, क्रिश्चियनों लोगों के पास 25 मुल्क है, हमारे पास कुछ नहीं। यही शख्स हमको एक हिंदू होता है दे सकता है, और यही शख्स हमको यही मुल्क को संभाल सकता है। क्योंकि उन लोगों ने सोचा था मुल्क आज़ाद हो जाएगा, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हमें 1 मैन 1 प्रेसिडेंट रूल मिल जाएगा। हमारे लोगों ने, बड़े लोगों ने जमहूरियत को अपनाया। आज नेहरू जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, इन सबों ने सोचा इस मुल्क के लिए जमहूरियत बेहतर चीज है। तो ये फर्ज है कि हम तो सोचे थे वो मुस्लिम राष्ट्र होगा, ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और आप देख रहे हैं वही गांधी जी को, वही नेहरू जी को किस तरह गाली दी जा रही है। मैंने 15 साल पहले सोचा था ये वक्त शायद इस मुल्क में आ जाएगा, और अब आ गया। तो भाई मैं कहता हूँ कि जमहूरियत, ये मुल्क का अल्लाह का शुक्र है कि ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। आज हमारे 70% हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं। आपके सामने बैठे हुए देखो, इस तरह 70% मुसलमान अच्छे हैं, 70% क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट अच्छे हैं, 20-30% जो लोग खराब है, मुल्क को तोड़ने के लिए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 70-80% अच्छे लोगों का ये एक जगह मिला है। 20% लोगों के सामने बेबस हो गए। अगर आज हम इन सबको अच्छे लोगों को मिला देते हैं तो मैं कहता हूँ मुल्क फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। आप देखिए, कल तक जिस हमारे प्राइम मिनिस्टर को कल तक वीजा नहीं मिलता था, आज उनके लिए मुल्कों में रेड कार्पेट डाला जा रहा है। ये मत समझो कि वो एक हिंदू प्रेसिडेंट या हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए कि ये बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम सबको इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है। मेरे समझ में मिली कॉन्सेप्ट आज के लिए समझा कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन, मुसलमान इस मुल्क से फितना नहीं कर सकता। मुसलमान और लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, मुसलमान फितना से बचो। मुल्क की मोहब्बत ये हमारा ईमान है, तो हमें इन लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं। वी आर ऑलरेडी फॉलोइंग एंड विल फॉलो। आपके सामने नजर आ रहा है कौन कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं आप लोग से ये कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, एक मुसलमान इस मुल्क में मिलेगा अगर वो सही ईमान, उसका ईमान है, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत ईमान है हमारा। और अगर मुसलमान में ईमान ना हो तो मुसलमान ही नहीं है।
इसलिए मैं आप लोगों से सबसे कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरत है, आज की नहीं, हमेशा की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। मुंबई यूनिवर्सिटी मुझे चंद महीने पहले बुलाए, अच्छे उस्ताद थे, बड़े अच्छी बात कर रहे थे और स्टूडेंट्स थे। तो मेरा मौका आया बोलने का, तो मैंने कहा कि देखो बच्चों, हम एक माँ और एक बाप के औलाद हैं, और अगर आज हमारे खून देखो तो हम सब भाई हैं, सब भाई भाई हैं। तो हमें एक दूसरे को मोहब्बत करना चाहिए। हमारा दीन कहता है कि हम सब भाई भाई हैं। माफ करना, मेरा वो केटरे का ऑपरेशन का जरा इमोशनल हो जाता है, टीयर्स शुरू होते हैं। तो मैंने कहा मुझे फिक्र इस बात की नहीं है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हमारी टीचर बोलते तुम स्टूडेंट हो, जिंदगी भर स्टूडेंट रहोगे। इसे कहते हैं हम तुम कॉलेज से निकलोगे, जब तक हम तुमको जो तालीम दे रहे वो तालीम नहीं रहेगी। आप देख रहे हैं HIV के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था, कोविड के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था, बहुत सी चीज़ें। लेकिन मैं समझ में था, मैं भी मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। हमारे वक्त में कुछ बात होती थी तो हम खड़े हो जाते थे। आज बम्बई दुनिया में, हिंदुस्तान में नफरत की बात हो रही है। पूछा जाए तू कौन है, तू कांग्रेसी है, नहीं। तू सोशलिस्ट है, नहीं। तू कम्युनिस्ट है, न तो फिर एंटी नेशनल होगा, ये शायद एंटी मोदी होगा। माफ करें, यही तरह आज बातें हो रही है। आज 75 साल हम रहे और रहेंगे इंशाल्लाह। आज हमें पूछा जाता है तुम हिंदू हो, तो मुसलमान हो, तो हिंदुस्तानी हो। अरे हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमारी नेशनलिटी क्या है। हम तो इस मुल्क के हैं, मुल्क पर ज़रूर रहेंगे। किसी की हिम्मत नहीं कि हमें इस मुल्क से दरबदर करे। तो भाई मैंने स्टूडेंट से यही कहा, मेरे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग कोई नफरत हर जगह चल रही और आप में से कोई उठ खड़ा नहीं हो रहा है। आपके उस्ताद 10-12 टीचर थे, कितनी अच्छी बात कही। कहीं तुम टीचर बनोगे और ये नफरत तो आप में, मतलब यकीन आप में भी यही कहकर जो आज चली वो बात सही है। मुझे डर की बात है कि कल तुम इस कॉलेज से निकलोगे और खुदा न खास्ता का प्रोफेसर या टीचर बनोगे तो ये तालीम लोगों तक न पहुँचा, इसकी मुझे फिक्र है। तो साहब मैं माफ करना, बहुत बोल चुका मैं मला तुम्हाला भेटायचं एकदा बोलू बघू। हे तुमच्या सामने बसलेले आहेत ना, हे तुम्हाला जितवतील। हे 9% त्या बाजूला गेलेले आहेत, त्याला तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे ह्यांना तुमच्या करीब कसं आणायचं। तुम्ही जेव्हा आम्ही तुमच्या बरोबर होतो तुम्ही ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटीमध्ये होते, जेव्हा आम्ही तुमच्यापासून दूर झालेलं आहे तर तुम्ही अपोच लिडरशिप पण नाही आणू शकले। तर मी सांगतो ना, आई है हमारे अजीज़ नसीम खान साहब से एक इशू है, उस अहम मीटिंग में जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मुख्तसर बात रखूँगा, मुझे मौका दिया जाए और उसके बाद उनको जाना है। नसीम खान साहब। स्टेज पे तशरीफ फरमा मौलाना अब्दुल अलीम कासमी साहब, मौलाना हाफिज सैयद अतर अली साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और साबिक इस रियासत के स्पीकर जनाब नाना पटोले साहब, रेखाताई ठाकुर, बहुत ही सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और जो कौम और मिल्लत और मुल्क की एकज़हती के लिए हमेशा पेश रहते हैं, ऐसे हमारे बुजुर्ग एडवोकेट यूसुफ मुचला साहब, मौलाना अनिसुर रहमान साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर
मिली काउंसिल की जानिब से रखी डॉक्टर यासीन अली साहब, हुसैन दलवाई साहब, डॉक्टर वजाहत मिर्जा जो हमारे एमएलसी हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अबू हाशिम आजमी साहब, मौलाना निजामुद्दीन शेख साहब, मौलाना शाहिद साहब, रशीद भाई नहीं आ पाए, उनकी शायद तबीयत खराब है, इंजीनियर आरिफ साहब, मौलाना इनामुल्लाह खान साहब, मौलाना शमीम रहमान नदवी साहब, शाहीन पटेल साहिबा और सभी बैठे हुए सभी मौजूद हजरात, तमाम उलमा इकराम, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया मिली काउंसिल को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। वैसे तो मिली काउंसिल हमेशा इस मुल्क की एकजहती के लिए, लोगों को, मजलूमों को इंसाफ मिले, उसके लिए हमेशा पेश रही है। नाराबाव बहुत पुराना अदारा है हमारा, है ऑल इंडिया मिली काउंसिल, और बहुत ही संजीदगी से फैसला करके और उस पर अमल करवाने की अपील और कोशिश करने वाली ये तंजीम है। और जो एजेंडा लेके मिली काउंसिल मुल्क में जिसने शुरुआत की है, जिसका नाम दिया है दस्तूर बचाओ मुल्क बचाओ, मुल्क बनाओ, दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ। तहरीक का नाम अच्छा है, लेकिन आज मुल्क अच्छा है, हिंदू हो मुस्लिम हो बेचैन है, बेचैनी है उसके अंदर। कि लाखों लोगों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद करवाया, और अलग अलग सरकारों ने, खास करके कांग्रेस पार्टी ने, मैं खुल के कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क में सबसे ज्यादा हुकूमत की, काम किया, तामीर और तरक्की, डेवलपमेंट हुआ। दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर मुल्क हिंदुस्तान को बनाकर खड़ा किया गया। मैं हमेशा अपनी स्पीच में कहता हूं कि अगर पिछली सरकारों ने इस मुल्क में काम नहीं किया होता, इस मुल्क में तामीर और तरक्की की राह पर इसको बढ़ाया नहीं होता, इस मुल्क को ताकतवर नहीं बनाया गया होता, तो विश्व गुरु आज जो दूसरे मुल्क में जाते हैं, रेड कारपेट बिछाकर उनका इस्तेकबाल नहीं होता। उनका इस्तेकबाल इसलिए हो रहा है कि वो हिंदुस्तान के वजीर आजम है, और एक ताकतवर हिंदुस्तान के वजीर आजम है, इसलिए उनका इस्तेकबाल दूसरे मुल्क के लोग करते हैं। मोदी साहब का इंफरादी तौर पर नहीं होता है, वो इस मुल्क के वजीर आजम और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकबाल होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन दिया इस मुल्क को। मुल्क कैसे चले, इस मुल्क के रहने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अमीर गरीब दलित जितने भी कौम है, पारसी कैथलिक, सबको पूरी तरह से आजादी दी। बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मुल्क में क्या हो रहा है पिछले 10-12 सालों से? आज सिर्फ और सिर्फ सियासी मफाद कैसे पूरा हो, हम पावर में कैसे आए, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो और चाहे मुल्क का इलेक्शन हो, इसी चीज को ध्यान में रखकर, मद्देनजर रखकर तमाम सारी सियासत की जा रही है। फायदा वो अपना लेना चाहते हैं, लेकिन मुल्क कमजोर होते जा रहा है, मुल्क कमजोर हो रहा है, एग्जैक्टली कमजोर हो रही है। आप तो
मैं तो कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता पे भी काम होना चाहिए, जो आज जरूरी है, हमें करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि 130-40 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान अगर ये तय कर ले कि हम अपने 4 हिंदू भाइयों के साथ एक बेहतर ताल्लुकात पैदा कर लेंगे, खुलूस और प्यार और मोहब्बत राब्ता कायम करके उनके अंदर पैदा करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो जहर घोलने का काम आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी या अलग अलग जमातें करते रहती हैं, इनको ज्यादा कमजोर कर सकते हैं, इनका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, उसको रोकने की जरूरत है। यह भी एक दुश्वारी है कि जो हिंदू मुस्लिम में दीवार खड़ी होते जा रही है और वो दीवार डालने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में डिवीजन हो ताकि उसका फायदा हम उठा सकें। तो हमें ये भी एक तहरीक चलाने की जरूरत है। अब हमेशा लोग कहते हैं कि क्या हमारी ही जिम्मेदारी है करने की? मेरा कहना है हाँ, हमारी जिम्मेदारी है। हम ही ने इस मुल्क को आजाद कराने की तहरीक सबसे पहले शुरू की थी और हम ही को इस देश को बचाने की तहरीक भी पहले शुरू करना होगा। क्यों ना हम करें? ये मुल्क जितना और लोगों का है उतना ही हमारा है। हम अपने मुल्क को टूटते हुए, कमजोर होते हुए नहीं देख सकते। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं दिल्ली काउंसिल के सभी जिम्मेदार हजरात, आपने अच्छी तहरीक शुरू की है। तो कांग्रेस पार्टी तो कर ही रही है, राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों 4,500-5 हजार किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा की, भारत जोड़ने के लिए निकले, संविधान बचाने के लिए निकले। अब दूसरा फेज उनका शुरू हो चुका है, आज तीसरा दिन है, तो चल रहा है। सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पे कर रही हैं, लेकिन एक आदमी या एक इंसान, एक पार्टी इन तमाम इतनी बड़ी लड़ाई को नहीं लड़ सकती। उसमें सभी का जुमला साथ होना जरूरी है, शरीक होना जरूरी है। यह मैं यहां से कहना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। अभी तो शुरुआत हो रही है, दिखाई दे रहा है। आने वाले महीने, 1.5 महीने में किस किस मरहले से ये मुल्क गुजरेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो हम लोग देख रहे हैं, हमारी जो बेचैनी है, हाशिम भाई जैसे लोग बेचैन रहते हैं। हर लीडर, हर सियासी लीडर जो थोड़ी बहुत समझदारी रखता है, वो देख रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे होगा। बहुत सारे मामलात हैं और पूरी की पूरी तरह से फिरका परस्ती की बुनियाद पर सारी बातों को किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। मंदिर के नाम पर आप देखिए कितनी लंबी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने इस देश में कितने साल से लड़ी, और जहां पे मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ी, वहां मंदिर नहीं बनी। मंदिर कहां बनी? 1 किलोमीटर आगे जाके बनी, 4 किलोमीटर आगे। राजीव गांधी जी ने जब शिलान्यास करवाया तो उसी के आगे ही करवाया था। कांग्रेस पार्टी ने उस दौर में सोचा था कि चलिए एक मामला खत्म हो, मस्जिद भी रहे, मंदिर भी रहे, तमाम सारे मामले खत्म हो। खैर वो दौर की बात। लेकिन आज ये जो जिस तरह से नारे दिए गए थे, सौगंध खाए गए थे, मंदिर वहीं बनाने की बात की गई थी, अब मतलब कितने झूठे हैं। चारों शंकराचार्य जो हिंदू मजहब के जो अथॉरिटी रखते हैं इस मुल्क में, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसमें हम नहीं जाएंगे। बहरहाल तमाम बहुत सारी चीजें, उस पर हम लोग ज्यादा बहस हमें नहीं करनी है। लेकिन एक बात जरूर है कि मुल्क के आइन को, संविधान को बचाने के लिए आज संविधान खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जितनी भी एजेंसियां, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियां, उनके जो फैसले आ रहे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले आप उठाकर देखिए, चाहे अलग अलग
दूसरी जो एजेंसियां हैं उनका जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है मुल्क के अंदर सियासी मुफाद हासिल करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए, आप देखिए कि किस तरह से तमाम सारी एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है, कानून का पूरी तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, दिन दहाड़े कानून का गला घोटा जा रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कुछ उस पर असर नहीं हो रहा। असर तभी होगा जब इस मुल्क के लोग सड़कों पर उतरकर और इस मुल्क के बचाने की लड़ाई इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करके करेंगे, तब ये देश बचेगा। मेरा ये अब मानना है और वो दिन आ रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि सन 47 के पहले हमारे बुजुर्गों ने, इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाइयों ने मिलकर सन 47 के पहले इस मुल्क को बचाने, आजादी की लड़ाई लड़ी थी और मुल्क को आजाद करवाया था। अब दूसरी लड़ाई इस मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ना है। इस मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता को बचाने के लिए लड़ना है। इस मुल्क के अमन और चैन और इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस मुल्क के आइन को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा, तभी देश बचेगा। और ये एक से नहीं होगा, इसको पूरी तरह से तहरीक बनाना होगा। मैं तो मिली काउंसिल से कहना चाहता हूं, आपके कुछ चार्टेड डिमांड होगी, बनाएंगे आप लोग, आप बनाइए। इंडिया गठबंधन बना है मुल्क में, सारी पार्टियों को जोड़ने का काम हो रहा है। इलेक्शन 1 महीने के बाद से इलेक्शन का माहौल शुरू होगा। कुछ बातें अगर आप उसमें शामिल करवाना चाहते हैं मैनिफेस्टो में, तो दीजिए सभी पार्टियों को। एक बात आपने कही कि मुस्लिम क़यादत को लेकर, ठीक बात है, कमजोर हो रही है। पूरे मुल्क में मुस्लिम क़यादत कमजोर की जा रही है और ये मंसूबा है लोगों का। आज यूपी से लेके बंगाल तक उठाकर आप देख लीजिए मुस्लिम क़यादत का हाल क्या हो रहा है। साउथ से लेके आप नॉर्थ को उठाकर देख लीजिए क्या हो रहा है। सभी जगह पर हो रहा है, ये कला हो रहा है, कमी हो रही है, कमजोरी आ रही है। तो अक़लियत की जो नुमाइंदगी है, अक़लियत की जो लीडरशिप है, उसको भी ताकत मिलते रहना चाहिए। उसको देने का काम, जो सही तरह से नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं उनको ताकत भी मिलना चाहिए, वो भी देने का काम करना चाहिए, ताकि सही तरह से तर्जुमानी हो सके। चाहे ईवान हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, चाहे जितने भी ईवान हैं, सब जगह पे लोगों की सही तरह से तर्जुमानी करने वाले लोग हों, और वो होने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा नुमाइंदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो मुल्क और कौम और मिल्लत की आवाज बुलंद ना कर सके। ऐसे लोगों को हरवा देना चाहिए, उनको घर बैठा देना चाहिए, चाहे नसीम खान क्यों ना उसमें शामिल हो। अगर मुल्क और कौम की बात नहीं कर सकता तो उसको ईवान में जाने का कोई हक नहीं। इसमें भी गौर होना चाहिए, देखना चाहिए। नाम के लोग जो बन के जाते हैं नाम और नमूद के साथ, उनसे ज्यादा तकलीफें हो रही है। बहुत सारे मामलात हैं। मिली काउंसिल हमेशा से संजीदगी के साथ काम करती है मुल्क में। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छी तहरीक, मुंबई जैसे शहर से आपने यहाँ से शुरुआत की है। जहां जहां भी मिली काउंसिल को इस तहरीक के लिए जरूरत पड़ेगी, नसीम खान शाना बशाना इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत के साथ मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक वाकया घाटकोपर में पेश आया है। परसों मस्जिद का मामला है, उसके लिए मुज़फ़्फ़राबाद की सारी मसाजिदों के कमेटियों की मीटिंग है, उसमें मुझे बुलाया है, तो मुझे वहाँ जाना जरूरी है। तो मैं आप सबसे माजरत के साथ इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया नसीम खान साहब। एक मिनट जी, मेरी एक गुजारिश है कि थोड़ा मुख्तसर बात की जाए। बहुत सारे मेहमान हैं। दूसरे ये कि तकरीर के मुकाबले में तदबीर की बातें होनी चाहिए। ये मुश्किलात और प्रॉब्लम ये तो बार बार दोहराने से उनका कुछ फायदा नहीं है कि तदबीर क्या होनी चाहिए, दस्तूर बचाने के लिए तदबीर क्या होनी चाहिए। मुश्किलात तो बेशुमार हैं, प्लीज इस पर मतलब जी, फोकस करना चाहिए। बिल्कुल अप्रिशिएट और मैं एहतराम करता हूँ। वाकई में सोल्यूशन क्या होना चाहिए, हमें सब पता है कि मुश्किलात हमारे सामने दरपेश है। आफत आई है तो जी। उसको कैसे खत्म किया जाए, हमारी तरफ से क्या चीजें होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल।
आप सबके हल में बात करो, दूसरी बात मत करो। जी बेटा, और इसी से वो हल के तरफ जब इशारा किया है तो मैं चाहूँगा बहुत मौजूद जो है हमारे दरमियान में जो इस वक्त मौजूद हैं स्टेज पर एडवोकेट यूसुफ मुछाला साहब, आप अपनी बात रखेंगे उस सॉल्यूशन की तरफ। नहीं बैठिए, आप बैठिए। नहीं सर, वहीं पे। पहले तो मुबारकबाद मिली काउंसिल को देते हैं कि जो हालात आज देश में हैं उसके खिलाफ उन्होंने एक पहल की है और सेव द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड द नेशन का नारा देकर आज ये जलसा बुलाया है। हालात पर बहुत सारे जो भाषण हुए वो हालात पर हुए हैं, लेकिन मैं ये लेकर आई थी कि इसमें हल क्या है वो यहां से लेकर जाएंगे। कई लोगों ने यहाँ पर इसका जिक्र किया है कि जिनका आजादी की मूवमेंट में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, इन लोगों के हाथ में आज देश की बागडोर है और जिन्होंने शुरू में भारत की आजादी के बाद देश की जो शुरुआत हुई उसी दौर में देश के पिता महात्मा गांधी का जिन्होंने खून किया वो लोग आज देश संभाल रहे हैं और जिन्होंने खून किया, जो खूनी थे, उनकी जो बहुत बड़ी जय जयकार करते हैं, आज उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल वो तैयार कर रहे हैं। ये अभी इधर और भी एक बात सबने रखी कि ये जो आईन है, आईन के ऊपर हमले की बात हमने बहुत पहले की, यानी 2005 में मिली काउंसिल ने इसके बारे में शुरू किया एक कैंपेन, ऐसे यहाँ पर मैंने अभी सुना। लेकिन आपने ये याद रखना चाहिए कि जिनके हाथ में आज देश के संविधान की बागडोर है, उन लोगों का कभी संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो वैल्यूज है, उसके ऊपर उनका कभी भी विश्वास नहीं था। आपको अगर याद होगा कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी और वो यही कहते थे कि मुझे पानी जिन्होंने हजारों साल यहाँ की 90% आबादी के ऊपर अत्याचार किए, एक अन्याय और शोषण की व्यवस्था चलाई, वो जो उनका कानून है मनुस्मृति, उसको हम खत्म करेंगे। उन्होंने जलाया था पहले 27 में, और जब इस देश के हाथ में संविधान दिया है तो वो मनुस्मृति को रिप्लेस करने वाला कानून देश के हाथ में दिया है कि यहाँ के जो वंचित है, यहाँ के जो बहुजन है, यहाँ के जो शोषित है, उनके हक के लिए लिखा हुआ ये संविधान है। और जो जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की वो खुलेआम कहते हैं, भागवत भी 2-4 दिन पहले, शायद 10 दिन पहले अभी बोले हैं कि मनुस्मृति ये हमारा एक आदरणीय ग्रंथ है और हमारा उसके ऊपर विश्वास है।
गोलवलकर ने तो उसके बारे में बुक भी लिखा हुआ है। तो आपने ये ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर कि अगर अपने को संविधान को बचाना है तो एक और बात के ऊपर नजरअंदाज करके आपको हल मिलने वाला नहीं है। किसी ने अभी इधर बात भी कही कि सेक्युलरिज्म यानी सेक्युलरिज्म से हटके कुछ भी बात नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि सेक्युलरिज्म का पूरा इश्यू ही ये जो यहाँ की एक व्यवस्था रही है, मनुस्मृति की व्यवस्था रही है, जो उच्च नीचता की व्यवस्था रही है, जिसका यहाँ पर फ्रेटर्निटी पर, इक्वालिटी पर, फ्रीडम पर, जमहूरियत पर विश्वास ही नहीं है। वो खुलेआम बोलते हैं कि हमारा इसके ऊपर विश्वास नहीं है। इन लोगों को ये सब जो उनके जो तत्व है उसके खिलाफ यहाँ के जो ये सब वंचित और बहुजन है उनको हक दिलाने के लिए ही ये संविधान असल में आया है। और आपको एक याद में दिलाना चाहती हूँ, बाबरी मस्जिद का यानी कि बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया उसके इर्द गिर्द जो घटनाएं घटी है कि वीपी सिंह ने मंडल आयोग की घोषणा की थी, ऐलान किया था, और तब उस मिलीजुली सरकार में बीजेपी शामिल थी और उसमें से वो सरकार गिराते हुए बाहर जब निकले तो लाल कृष्ण आडवाणी ने ये कहा था कि अब आप अगर मंडल निकालेंगे तो हम कमंडल निकालेंगे। और कमंडल निकालकर वो उन्होंने रथ यात्रा की और बाबरी मस्जिद गिरा दी। तो ये जो सवाल है यहाँ के सेक्युलरिज्म का, हिंदू मुस्लिम का सवाल, इससे बहुत अहम मुद्दा जुड़ा हुआ जो है वो यहाँ की जाति व्यवस्था का, यहाँ की वर्ण व्यवस्था का, यहाँ की मनुस्मृति की व्यवस्था का है। और इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। आज संविधान के ऊपर जो खतरा है उसका हम जो महसूस कर रहे हैं उसके बारे में एक ही मैं यहाँ पर मसला देती हूँ कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर बाल कल्याण मंत्री शायद लोधा ने कहा था कि लव जिहाद के 1 लाख केसेस हुए। यानी कि जो चुनकर आए हुए यहाँ के आमदार बैठते हैं जिस सभागृह में, उस सभागृह के सामने एक मंत्री जो संवैधानिक पद वहां पर लेकर वहां उसकी जिम्मेवारी है उसकी वहां सभागृह को एक सच्चाई बताने की, तो वो कहता है कि 1 लाख केसेस हुए हैं। और जब उनके मंत्रालय से स्टैटिस्टिक्स निकाला गया तो एक भी केस रजिस्टर नहीं हुई, ये जवाब दिया गया विधानसभा के अंदर। ये क्या है? ये संविधान को तोड़ना मरोड़ना है कि यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था है, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है, इनको वो मानते नहीं। और ये हमको इसके बहुत सारे मसले मिल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि 2 साल से बंबई महानगर पालिका बर्खास्त है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि यहाँ के जो इलेक्शन है वो जल्दी लेने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ले ही नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन ना संविधान की सुन रहा है, ना यहाँ के कोर्ट की सुन रहा है। तो ऐसे इसमें मेरे ख्याल से अभी अपने सामने जो सवाल है वो जिसको हम लेके चल रहे हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी जो हमारा एजेंडा लेकर हम चल रहे हैं, एक बाजू में यहाँ के जो कौमी एकता का विषय है, भाईचारे का विषय है, वो यहाँ की जो एक संस्कृति का विषय है वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये यहाँ के जो अल्पसंख्याक है, अक़लियत है, उनके हुकूक का, उनके अधिकार का मामला है। और दूसरी तरफ हम ये मानते हैं कि यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट है, यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब्स है, यहाँ के जो ओबीसी है, उनके भी हक की ये लड़ाई है और वो दोनों आपस में मिली हुई है। आप अगर उसको जुदा जुदा करके देखोगे तो आपको हल मिलेगा नहीं।
किस लिए बाबरी मस्जिद का मसला उठाया गया, अडवाणी ने बाबरी मस्जिद को किस लिए वो रथ यात्रा का जो आंदोलन किया वो किस लिए किया, क्योंकि हिंदू हक मांग रहे थे, हिंदुओं के अंदर ओबीसी हक मांग रहे थे, मंडल का हक मांग रहे थे। तो उनको एक शत्रु दिखाया गया मुसलमान, कि आपका शत्रु मुसलमान है, हिंदुओं एक हो जाओ। तो अगर आपको ये हिंदू मुसलमान की पूरी जो यहाँ की राजनीति चल रही है उसके जड़ तक जाने का है, तो यहाँ की वो ये जो जाति व्यवस्था है, यहाँ की ये जो व्यवस्था है, शोषण की व्यवस्था है, उसका आप अगर ख्याल नहीं करेंगे तो आपको ये हल मिलने वाला नहीं है। और इसलिए मैं यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि हम ये मानते हैं कि संविधान बचाना है और उसका हल आज यही है। एक सेंटेंस में अगर कहा जाए तो यही है कि बीजेपी को हटाना होगा, 24 की इलेक्शन में बीजेपी को हटाना होगा, उनको पराभूत करना होगा और दूसरी सरकार अपने को लाना होगा, यही इसका हल है। अगर ये हल मिला हमको हासिल करना है तो हमने क्या करना है। आज हम देख रहे हैं कि 4 राज्यों में जो इलेक्शन हुए उसमें हमको ऐसे लग रहा था कि बीजेपी हटेगी, लेकिन बीजेपी हटी नहीं। क्यों नहीं हटी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडिया आघाड़ी का जो भी चल रहा है उसमें भी जो एक हमको एकजुट दिखनी चाहिए, वो एक धोरण दिखना चाहिए, एकता दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही। महाराष्ट्र के अंदर भी हमने एक सॉल्यूशन रखा है। हम बार बार इंडिया आघाड़ी को यहाँ पर है, उनके नेता बुजुर्ग इधर बैठे हुए मंच पर है, तो उनके साथ अभी मैं ये खुले मंच पर आपके सामने ही बात कर रही हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी आपको आह्वान बहुत दिनों से कर रही है। राहुल गांधी को हमने खत लिखे हैं, खड़गे को खत लिखे हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि आज महाराष्ट्र के अंदर एक भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो ये कह सके कि हमारे बलबूते पर, हमारी ताकत ऊपर हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक की भी ताकत आज है नहीं। अगर ताकत नहीं है तो सबको जो भी इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं उनको साथ में आना चाहिए, और अगर वो साथ में लेकर हम जाएंगे, साथ में आकर हम जाएंगे तो हम उनको हरा सकते हैं। तो इसके लिए अभी मुझे ये बताना है आपको कि हम इनको हराने के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, कौमी जो यहाँ की पूरी एकता है उसके लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे सामने दूसरा भी एक एजेंडा है, जो एजेंडा लेकर हम महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे हैं, वो वंचितों का एजेंडा है। यहाँ के SC ST, यहाँ के जो OBCs है, यहाँ के जो सब मुसलमान क्रिश्चियन जो सब माइनॉरिटीज है, उनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं। और हमारा एक अनुभव ये रहा है कि गई 70 साल की राजनीति में इनको उनका जो हिस्सा है वो मिला नहीं, उनके हक अधिकार मिले नहीं, और वो हक अधिकार हासिल करने के लिए आज हम राजनीति में यहाँ पर खड़े हैं। तो हम ये करना चाहते कि एक हमारा एजेंडा बीजेपी को हराना है, RSS को हटाना है, यहाँ पर सेक्युलर सरकार लानी है, और उसके साथ ये जो हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई भी हम छोड़ नहीं सकते। यहाँ के जो SC STs है उनको रिजर्वेशन से जो सीटें मिली उसकी वजह से उनके MP चुन के गए, लेकिन हमने यहाँ के जो पार्टीज उनका रवैया देखा है, उन्होंने रिजर्व सीट के बाहर इनको कभी SC ST को कभी सीटें नहीं दी। मुसलमानों की भी बात अगर की जाए, आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर समझे तादाद 11-12% है, तो 288 के विधानसभा में कम से कम 30 आमदार होने चाहिए, आज 10 आमदार है। अब चूंकि वक्त का भी हमें ख्याल रखना है, काफ़ी देर हो चुकी है, इसके बाद खाना भी खाना है हमें, तो मैं अब मिलिट्री काउंसिल के नायब सदर हज़रत मौलाना
अनीसुर रहमान साहब को मैं दावत देता हूं कि वो अपनी बात रखें, वहीं से बैठकर। सारे हजरात वक्त का ख्याल रखें, 2 मिनट सर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास और हमारे तमाम शुरका, ख़वातीन व हज़रात, स्टेज पर बैठे हमारे सियासी, तो इंशाल्लाह उसी एतबार से ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने एक बहुत ही अच्छी नशिस्त यहाँ पे सजाई है। और आज के हालात देखकर, जिस तरह के हालात हो रहे हैं, मुझे भी किसी का एक शेर याद आया कि दर बदर भटकते हैं, आफियत नहीं मिलती, शहर तो अपना है लेकिन शहरियत नहीं मिलती। इस तरह का माहौल कुछ मुल्क में बनाया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है दस्तूर की। सही का रेखा ताई ने, सभी मुझसे पहले के लोगों ने, कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हर इंसान को एक जैसा दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा एक बहुत ही खूबसूरत हमारा दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और ये भी मौचारा साहब ने और उनके मुझसे पहले के लोगों ने कहा, अनीस साहब ने कहा कि इस दस्तूर की धज्जियां वो उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने कभी इसके बारे में कभी काम नहीं किया है। ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन ऐसे हालात आते रहते हैं। हमारे चचा ने बहुत अच्छी बात कही कि आज यहाँ पे मसले का हल किस तरह से निकाला जाए, उस पर बात होनी चाहिए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन 2 मिनट में अपनी बात करूंगा। हमें अपने लोकतंत्र को, लोगों को समझाना पड़ेगा कि लोकतंत्र इतना अजीम और विशाल है, इसकी सिस्टम क्या है। इसकी सिस्टम 2 मिनट में ऐसी है, मैं आप सबको मालूम है, लेकिन हमको ये समझाना पड़ेगा कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ये डेमोक्रेसी है। कि सबसे पहले सामान्य जनता अपने लोक प्रतिनिधि चुनती है, जिनको हम लॉ मेकर भी कहते हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। अपने अपने हाउस में जाके वो कानून बनाते हैं, और वो कानून बनाने के बाद में पार्लियामेंट में, असेंबली के बाद ब्यूरोक्रेसी उस कानून को इंप्लीमेंट करती है। और वो कानून उस तरह से चल रहा कि नहीं चल रहा, ये देखने का काम न्यायालय करती है कि कानून जो बना है उस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही कि नहीं कर रही। अगर न्यायालय भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर बात आती है जनता की अदालत में। तो कहने का मकसद ये है, घूम फिर के बाद जनता पे ही आती है। जनता को अब तय करना पड़ेगा कि हमको उन लोगों का साथ देना है जो बने हुए दस्तूर को उजाड़ना चाहते हैं, या उन लोगों का साथ देना है जो दस्तूर को बचाना चाहते हैं। तो कहने का मकसद ये, हमारे ताई ने बहुत अच्छी बात कही, कभी कभी होता है हम भी जज्बे में आ जाते हैं और अपना आपा कभी खो जाते हैं। तो ये हमारे जो लोक प्रतिनिधि हम चुनते हैं, इसको बहुत सोच समझ के चुनने की जरूरत है। ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने एक बहुत ही तारीफी काम किया। वो बताया गया 1997 में शुरू किया गया था। आप देखो कितना मजमा, माशाल्लाह, सब मुअज़्ज़िज़ मेहमान है। हमारे इस राज्य के सब सियासी, आसिम भाई यहाँ बैठे हैं, नाना भो बैठे हैं, सब यहाँ पे एकदम वजनदार लोग बैठे हैं। तो ये जरूरत है कि इसको हमको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि वर्ल्ड सफर नॉट ड्यू टू द वायलेंस ऑफ द गुड पीपल, बट ड्यू टू द साइलेंस ऑफ द, नॉट सफर ड्यू टू द वायलेंस ऑफ द बैड पीपल, बट सफर ड्यू टू द साइलेंस ऑफ द गुड पीपल। होता ये है कि कुछ खराब लोग अगर हंगामा कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे, तो अच्छे लोगों ने उसमें दखल देनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि अगर आप कोई गलत चीज देख रहे हैं तो उसको रोकने की कोशिश करो। रोकने की कोशिश नहीं कर सकते तो उसके बारे में आप अफसोस करो, दिल में करो और दुआ करो कि अल्लाह इनको नेक तौफीक दे। ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हर तरह से वक्त की बात की गई, बिल्कुल सही है। मैं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हूँ, मुझे मालूम है अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी ऐसी दी है कि अगर इसको ईमानदारी से मैं निभा पाया तो इंशाल्लाह मेरी दीन भी हो जाएंगी, आखिरत भी हो जाएंगी और दुनिया भी हो जाएगी। और मैं आपको वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि जब तक मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ, किसी का नाजायज काम हम होने नहीं देंगे और किसी का जायज काम हम रुकने नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों,
ऐसे नशिस्तों की जरूरत है। आज ये बॉम्बे में हुई है, कल ये चारों तरफ जाना चाहिए और होना चाहिए। देखिए इतने लोग यहाँ जम गए, बताया गया कि पहले 2-4 लोगों ने शुरू किया था। मैं बस वो मुझे लगता आज से 50 साल पहले मजरू सुल्तानपुरी ने शेर कहा था कि मैं तो अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो शायद वो ऐसे नशिस्तों के लिए शेर कहा गया था कि ऐसे यहाँ लोग जुड़ेंगे और कारवा बनेगा। और इंशाअल्लाह ताला घबराने की कोई बात नहीं है। इससे बुरे हालात देखे हैं हम, तो वो लोग हैं जिनको समंदरों ने भी रास्ते दे दिए, तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ के थे और आखिरी तक यहाँ रहेंगे। हमारा हक है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। दोस्तों बस एक मिसाल दूंगा और अपनी जगह दूंगा। किसी ने कहा कि एक आदमी से क्या होता है, भाऊ एक बार एक जंगल में आग लग जाती है और उस जंगल के सारे जानवर आग को देखने करते, कोई बुझाने की कोशिश नहीं करता। तो एक छोटा सा परिंदा रहता, चिड़िया रहती। वो चिड़िया अपने चोंच में पानी लेती और आग की तरफ डालती, चिड़िया अपने चोंच में पानी लेती और आग की तरफ डालती। तो उस जंगल के बड़े बड़े लोग उसको बोलते, ए चिड़िया, कमबख्त चिड़िया, क्या तेरे को लगता कि तेरे चोंच भर पानी से आग बुझ जाएगी? तो जवाब देती, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे, बुझेगी नहीं, लेकिन इस जंगल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी तारीख लिखी जाएगी, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में लिखा जाएगा। तो वो उस मौका है, नफरत की आग जो पूरे देश में पाली गई है, उसको बुझाने का काम हम सबको मिलकर करना है। मैं मिल्ली अब काउंसिल के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक आमदार होने के नाते, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब भी आपको हमारी जरूरत रहेगी हम आपके साथ में रहेंगे। बस एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा। ये नफरत बुरी चीज है, ना पालो इसको, दिल में जो खलिश है निकालो उसको, ना इसका ना उसका, ना तेरा ना मेरा, ये दस्तूर सबका है, बस बचा लो इसको। बस इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा साहब, अच्छी बात कही आपने, यकीन भी दिला दिया। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि इस महाराष्ट्र में औकाफ का एक एक पाई उसके बेनिफिशरी तक पहुंचने का एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम अगर आप कर पाएंगे तो वाकई में आपकी दुनिया और आखिरत भी जो है वो कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह। आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा, बहुत देर से मुझे भी तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि ऐसे हालात में भी यहाँ आए हैं मेरे बहुत पुराने साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई अबू आसिम आज़मी साहब MLA यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगा कि माइक उनको दिया जाए ताकि वह वहीं से अपनी बात करें। है सर। दूसरा माइक देना, ये वाला। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के तमाम अहदेदारान, यहाँ मौजूद सियासी लीडरान, तमाम मौजूद शख्सियात, भाई और बहनों, मुझे अगर नाम लिए शुरू करता हूँ, वक्त बहुत कम है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ ऑल इंडिया मिली काउंसिल को, इन्होंने जो कदम उठाया, और आज कोई नई बात नहीं है, बहुत ज़माने से ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो इस काम को करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा कहना ये है कि हमें सबसे पहले ये कोशिश करना चाहिए, हमारी लीडरशिप ज़रा आ गया। अगर आप चार्टर ऑफ डिमांड भेजेंगे तो चार्टर ऑफ डिमांड में वजन होना चाहिए। वजन कैसे बनेगा? हम लोग अलग अलग खानों में बंटे हुए, हमारी इतनी बड़ी तादाद होने के बाद भी हमारे पास कौन सा ऐसा शख्स है जो जाकर कह दे किसी पार्टी से कि तुम मेरा चार्टर ऑफ डिमांड अगर मान जाओगे तो मैं मेरी मेजॉरिटी का, मेरी कम्युनिटी का तुमको इतना % वोट दिला सकता हूँ। ये हमें बनाने की जरूरत है हमको। जब तक हम ये नहीं बनाएंगे, अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, उस वक्त हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं। जिस कौम में सुबह से शाम तक 5 बार अज़ान होती है, आओ एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओ, एक साथ रहो, वो कौम बटी हुई है आज। अफसोस इस बात का है। हमें इस कौम को इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके बाद जो सेकुलर लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के
ये काम करना पड़ेगा तो भी काम होने वाला ही है। और ये इस मुल्क में 1947 में टर्निंग पॉइंट आया था। मुल्क की आजादी के वक्त क्या हालत थे, एक वक्त इस वक्त में टर्निंग पॉइंट आया था 1992 में बाबरी मस्जिद शहादत वक्त। एक वक्त और इस मुल्क में आ रहा है 2024, जिसमें इस मुल्क को बिल्कुल फिरका परस्तों के हाथ में लेने की जो साजिश है, उसके लिए सबसे आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छा हो रहा है, लेकिन सबको मैसेज देना चाहिए कि 100% वोटिंग करो, 100% वोटिंग करो और अपना नाम चेक करो लिस्ट में है कि नहीं। तुम समझोगे कि मेरा नाम पिछली बार था मैं फिर वोट दे दूंगा, गलत है वो। आपका नाम अगर आप जो पार्टियां पावर में है उनके साथ नहीं है, उनको लगेगा तो आपका नाम काट दिया जाएगा, आप चिल्लाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। सबसे पहले हमको उन फिरका परस्तों को हटाना है जो लोग इस मुल्क के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, इस उम्र को तोड़ देना चाहते हैं। उनको हटाने के लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करना है, और वोटिंग उन्हीं को करना है जो सेकुलर लोग हैं। अभी बहुत सारे लोग यहाँ आगे बोल रहे हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो लोग खड़े होकर के ये भी कहते हैं हाउस के अंदर कि हमें गर्व है कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ा, वो भी कहते हैं, और यहाँ कहते हैं हम संविधान बचाना चाहते हैं। क्या मजाक है ये हमारे साथ मजाक हो रहा है। हमारे वोटों की कीमत जो नहीं कम है आज में, इसलिए हमारी वैल्यू कम होती जा रही है। हम अगर हमारे पास 20% उत्तर प्रदेश में वोट है, 20%, उस 20% को हम एक साथ खड़ा कर दें तो ये पार्टियां हमारे पैरों पे आकर पड़ के हमसे वोट मांगेंगी, लेकिन हमारा कोई एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो उनसे बार्गेन कर सके, उनसे बात कर सके। तो जी ये बहुत जरूरी चीज है ये, क्योंकि हमें तनकीद करना बंद करना चाहिए। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो आप उसकी तारीफ कीजिए, नहीं पसंद है तो आप चुपचाप रहिए, जरा बोलिए मत। अपनी लीडरशिप को आप जो है ना खराब मत करिए, पीछे बैठने का संग सीखिए। जरूरी नहीं कि आपकी स्पीच किया जाए, जरूरी नहीं आप स्टेज बुलाया जाए, लेकिन यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी बात हुई नाराज हो गए, आप भागे, आप बात नहीं सुनते हैं। इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क में रहना है इज्जत आबरू के साथ, तो हम सबको जो है एक साथ रहना पड़ेगा। मैं एक किस्सा बताता हूँ। असीमानंद नाम का एक आदमी जेल में बंद था, जो ये लोग ट्रेन का ब्लास्ट जो था उसका, और गुजरात का और मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में अंदर जेल में बंद था। उसी बैरिक में एक मुस्लिम लड़का बंद था। उस मुस्लिम लड़के ने अपनी इस्लामी तहजीब के मुताबिक उसकी खिदमत किया कि बुजुर्ग आदमी, हालांकि वो असीमानंद जो है बीजेपी आरएसएस का आदमी था, लेकिन उसने उसकी खिदमत किया। उसके दिल में इंसान जागा और उसने जाकर कोर्ट में बयान दे दिया कि ये लड़के जो मुसलमान बंद हैं, इन्होंने ब्लास्ट नहीं किया है, बल्कि ब्लास्ट करने वाले फला लोग, पता है ना आपको। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने जब जाके कोर्ट में बयान दे दिया, तो उसके बाद यहाँ हम लोग यहाँ थे, यहाँ से लोग गए होम मिनिस्टर के बाद दिल्ली में बातचीत हुई, एनआईए बनाया गया, और उसके बाद जो उन लड़कों की जमानत हो गई। कब हुई, किस आदमी ने बयान दिया, जब एक मुसलमान ने उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया तो उसको उसका दिल पसीज गया। हमें अपने हिंदू भाइयों के साथ अच्छे हालात बनाने की कोशिश करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देने को तैयार हैं आप कहिए ना जाके अपने हिंदू भाइयों से कि रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला, उनके हुक्म के मुताबिक मैं अपने बदन का खून तुम्हें देकर बचाऊंगा, डर कर नहीं बल्कि इस्लामी तहजीब के मुताबिक। अगर हमने ये शुरू कर दिया काम तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आने वाला दिन अच्छा होगा, और कुछ उसमें डरने की क्या जरूरत है। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ होंठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। हम सब मिलजुल कर रहेंगे। और ये जो कुछ उलमाए कराम से मैं बार बार कहता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि भाई जो मसलकी झगड़ा उसको बंद करो, अपने अपने मसलक पे चलो, जितना चलना जो करना करो, लेकिन दूसरे मसलक के बारे में माइक पर बुरा बोल करके ना कौम को बांटिए मत। कौम बहुत अब कमजोर है, कौम ताकत कम है, गिनती कम है, और उसके बाद इस तरह की बातें करके आप बांट देंगे तो मैं समझता हूँ कि क्या। अभी मैं उसने एक वीडियो देख रहा था मौलाना साहब, कोई बरेली की बच्ची है, आलिमा है, उसकी शादी उसने किसी नॉन मुस्लिम से किया है। तो मौलाना साहब कहते हैं कि मैं हिंदू हूं लेकिन मैं वहां भी नहीं हूं। क्या बेवकूफी है, क्या ये सब क्या चीजें हैं सर, ये सब चीजें कौन को कमजोर करती है। सीरियस हो जाइए, सीरियस हो जाइए। इस देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए हर आदमी कदम उठाए बढ़ाए। मैं समझता हूँ कि अभी जो अयोध्या में मस्जिद की जमीन है, वहां कोई लोग मस्जिद बनाने जा रहे हैं, किससे पूछ के बनाने जा रहे हैं, कौन है जिम्मेदार इसका, किससे परमिशन दिया उनको। यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल है, जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है,
ये जब तक डिसीजन नहीं लेते उस वक्त तक किसी आदमी को उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए उसके अंदर, जब तक हमारी जमातें बड़ी जमातें आगे बढ़ कर नहीं आए। ये स्टेटमेंट जाना चाहिए आप लोगों का, वरना बहुत तमाशा हो रहा है। वो फिरका परस्त लोग जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने में आगे थे, वो फिरका परस्त हमें मस्जिद बनाने देंगे क्या? ये मैं फिर आपका एक बार आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए। हम सब आपके पीछे खड़े हैं, जहां जरूरत पड़े खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर काम करेंगे इस मुल्क से फिरका परस्ती को खत्म करने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए हम सब एक साथ रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया, अच्छी कहानी आपने सुनाई। ताई जाना ना, हाँ ताई को बहुत दूर जाना है, मुलुंड, रात हो गई है तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। धन्यवाद ताई, आने बदल धन्यवाद। ये आज बड़ा ही कामयाब जलसा मुमकिन नहीं था अगर हमारे मुंबई यूनिट का जो कैडर है हमारे ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के, वो बढ़ चढ़ कर आते नहीं और पूरी तरह से वो कोऑपरेट नहीं करते तो मुमकिन नहीं था। मगर उससे भी बढ़कर एक चीज़ है और वो हमारे लिए बहुत बड़ी है, हम उसको बहुत इज्जत और एहतराम से देखते हैं। आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया मिली काउंसिल को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो स्लोगन लेकर आप पूरे देश में सभी को जगाने का काम करना शुरू किया है। दस्तूर बचाओ देश बनाओ, इस स्लोगन के साथ आप यहाँ पर आए। मैं महाराष्ट्र में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इस शरीक जो हुए हैं उसमें मौलाना अब्दुल अलीम, मौलाना अनीस रहमान, मौलाना यासीन अली, शेख निजामुद्दीन, सुलेमान खान, डॉक्टर वज़ार मिर्ज़ा, हमारे प्यारे भाई हमारे साथ जो एमएलए हैं जो अबू आज़म आसिम आज़मी, हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के हुसैन दलवाई जी, हमारे भाई जो हमेशा कौमी एकता की बात करते हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, एक से एमएलए थे और वो हमेशा आगे रहते हैं। मैं पहली बार ऐसा मैं पूरे महाराष्ट्र में और देश में, मैं किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था तो देश में कई राज्यों में जाके आया, लेकिन ऐसा दिलदार आदमी अबू भाई आपने भी नहीं देखा होगा। अबू भाई के विरोध में खड़े हुए तो मैंने दोस्ती करवाई इनके। तो डॉक्टर सोलकर जी, सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी और मेरी बहना, हम मूल विषय को से ही डाइवर्ट हो रहे हैं। कांग्रेस ने आजादी मिला दी, उसमें तो कोई शक किसी को होने की तो कोई कारण ही नहीं है। और गए 60 साल में कांग्रेस इस देश पे सत्ता में रही, तो ये मसला लेके कभी भी हम लोग यूनाइटेड नहीं हुए कि दस्तूर बचाओ और देश बनाओ, ये तो मसला लेके कभी नहीं आए हम लोग 60 साल में। अभी ये 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमें ये मसला लेके यूनाइटेड होना पड़ रहा है। जैसे चचा ने जब भी कहा, बहुत बड़ी बात किया चचा आपने कि भाई इसके ये मसले को हल कैसे किया जाए। एकदम सिंपल लाइन है कि मसला हल हो सकता है, लेकिन हमारे वोट का विभाजन जिस तरह से 2014 और 2019 में जिस तरह से हुआ है, और उसमें क्या बताया गया कि भाई हमारे कौम को शिरकत नहीं मिलती, हमारे कौम के अन्याय हो रहा है, इस तरह की बातें फैलाई गई
और उस माहौल को एक तरफ से जो आरएसएस की जो पॉलिसी, जो भी हमारे साथी कह रहे थे कि आरएसएस का काम जो है उनसे सीखना पड़ेगा। देखो, आरएसएस भड़काने का काम करती है। हमें हमारे धर्म में और हमारी संस्कृति जो है उसमें हमें किसी को भड़काने को नहीं, हमको उसको जोड़ने का और समझाने का काम करते हैं। तो आरएसएस तो बिल्कुल तोड़ने का काम करती है। तोड़ने का काम तो हम कर ही नहीं सकते। मैं हमेशा एक लोगों को जवाब देता हूँ, उदाहरण बताता हूँ कि जैसे हमारा शरीर होता है ना मौलाना जी, हमारा जो शरीर होता है, जब हम हमारे माँ की इससे बाहर आते हैं तो पूरा शरीर हमारा आता है, लेकिन सिर्फ दांत नहीं आते हैं। जिबली अपना माँ का दूध पिलाकर हमें पूरे शरीर को बड़ा करती है और बाद में दांत आते हैं। दांतों का काम होता है तोड़ने का और जिबली का काम होता है जोड़ने का। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लेकिन तोड़ने वाला पहले ही चले जाता है, जिबली नहीं जाती। जिबली तो जो बड़ा करती है, जिबली जिस दांत को पैदा करती है, जिबली पैदा करती है। तो समय आता तो कभी कभी जिबली को भी काट डालता वो दांत, लेकिन दांत हमारे साथ नहीं आता, पहले ही खत्म हो जाता। तो आरएसएस की पॉलिसी जो है तोड़ने की है, उनको देश को तोड़ना है। इंदिरा जी ने जब वो सत्ता में थी तब इस देश में इमरजेंसी लाई। तो इमरजेंसी के पीछे का रीजन क्या था वो कई लोगों को पता नहीं मौलाना जी, कई लोगों को पता नहीं। मैं पार्लियामेंट में गया तब मैंने इंदिरा जी को ऐसी इमरजेंसी लाने की क्या जरूरत पड़ी। मैं तो एमएलए कई साल से था, लेकिन पार्लियामेंट 2014 में जब गया तब मुझे पता चला कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी इसलिए लाई थी कि आरएसएस ने, उनको पता था कि देश में हम कितना भी कुछ करें लेकिन हम कभी सत्ता में नहीं आ सकते। एक ही रास्ता उसका है कि धर्म के आधार पर एक मेरे को लोगों को लड़ाया जाए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया था, उनको एक समझ थी कि इस देश में कई जाति और कई धर्म के लोग हैं, विविध भाषा के लोग हैं, और बड़े मुश्किल से इस देश को आजादी मिली। सब अपने अपने धर्मों के ऊपर प्यार करेंगे और सब लोग भाईचारे से इस देश में रहेंगे। ऐसा सोचकर संविधान में जो सेकुलर की बात हम लोग करते, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो उसमें वो सेकुलरिज्म की भूमिका नहीं थी। एक सोच थी कि भाई हमारे देश में सब लोग ऐसे रहेंगे। लेकिन जब इंदिरा जी को जब पता चला, जब देश के प्रधानमंत्री, मैं खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो मुझे पता है कि देश की सरकार को यूपी में कौन से ब्लॉक में क्या चल रहा है, कौन से जिले में क्या चल रहा है, देश के कोने में क्या चल रहा है, उसकी खबर उनको, जो स्टेट को नहीं रहती उनको रहती है। तो स्वाभाविक था कि इंदिरा जी को उसकी खबर पहुंच गई, और पहुंचने के बाद इंदिरा जी को कुछ, क्योंकि टोटल मेजोरिटी नहीं थी इंदिरा जी के पास उस समय जब इमरजेंसी लाई गई, तो इंदिरा जी को लगा कि अगर संवैधानिक बदल करना है तो इमरजेंसी लाना ही पड़ेगा, और ये लोग अगर बाहर रहेंगे तो देश में तबाही मचाएंगे। और इसलिए इंदिरा जी ने उनको जेल भर दिया। और वो 17 महीने में इंदिरा जी ने सेकुलरिज्म की भूमिका उसमें संविधान में स्पष्ट की, और इसलिए देश को एक लंबे समय से अपन चलने के बाद उनको लगा कि अब देश में धार्मिक उत्पात नहीं कर सकते। उन्हें अलग अलग तरीके से देश में वोटों को तोड़ने का खेल चालू किया, और हम धर्म के आधार पर हमारा वोट टूटा। बिल्कुल स्पष्ट बात है, और सबको इस बात को मानना पड़ेगा। हम धर्म के आधार पर हम टूटते गए, धर्म के आधार पर हम अपने सपने सजाते रहे, और उसी आधार ये हुआ कि बीजेपी को इस तोड़ने के इसमें उनका सीधा सीधा फायदा हुआ। और हमेशा कांग्रेस ने कौमी एकता की जब बात की, सेकुलरिज्म की बात की, और आज भी कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात क्लियर करती है। जैसे आज राम मंदिर के मुद्दे में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, एकदम स्पष्ट है। बस टीवी पे चालू हो गया, कांग्रेस हिंदू धर्म के विरोध में तो चालू हो गया, और उसमें अपने कुछ लोग थोड़ा टोपी पहन लिए
वो उन्हीं के लोग रहते हैं। जैसे हमारे अबू भाई ने कहा कि कुछ लोग उन्हीं के लोग बिठा देते काली टोपी पहना के, और वही लोग फिर हिंदू को गाली देते हैं। उनके चैनल डिसाइड है, हम सब देखते हैं। अब इसको आम लोगों को पता ही नहीं चलता, अरे मुस्लिम तो हिंदू को गाली दे रहे हैं। जैसे हमारी जितनी भी, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जैसे 4 शंकराचार्य, वैसे हमारे मुस्लिम धर्म में भी है। तो उनका कोई सोच नहीं है, हम हिंदू और मुस्लिम सब एक रहेंगे, यही सोच हमारी सबकी है। लेकिन ऐसे कुछ किराए के लोग बिठा देते और उसके आधार पर देश में माहौल बनाने का, जैसे अबू भाई ने कहा कि अभी बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू कर दिया, तो वो माहौल बनाएंगे। देखो इधर हिंदू का बना है तो मुसलमान बना रहे, लेकिन मूल इश्यू जो है हमारे, उसको डाइवर्ट करने का बार बार कोशिश चल रही है। जैसे आपने कहा मौलाना जी जब कि हमको 150 रुपए का अनाज तो दे रहे फ्री में, लेकिन हमारी जॉब पूरी छीन ली। हमें भिखारी बनने का काम उन लोगों ने शुरू कर दिया है, गुलाम बनाने का काम शुरू कर दिया है। इनको ना हिंदू से लेना है ना मुसलमान से लेना है, एकदम स्पष्ट है। आखिरी इस देश के 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज फ्री में दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है। ये मुसलमान को नहीं दे रहे ऐसा तो है ही नहीं। इनको गुलाम बनाने की व्यवस्था उन लोगों ने बना ली है। और रही कुछ बात को, जो हमारे पार्टी को वोट मिलना चाहिए, हमारी पार्टी की सरकार आना चाहिए, जैसे हमारी रेखा ताई ने जब बोल के गई, उनका प्रस्ताव ही नहीं कुछ, उसे मीडिया में बोलते रहते हैं। हम बोले बैठो, अब इनकी अच्छी दोस्त है, ऐसा उन्होंने कहा कभी भाषण में, वो आपको सीट देंगे, दलवाई साहब को, वो आपको सीट देंगे। तो हाँ, वो दलवाई साहब के अच्छे मित्र है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे लोग मित्र रहते हैं। तो मेरा मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि किसी वंचितों का कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक बात मैं और स्पष्ट करता हूं कि राहुल जी ने सेंसस की बात की, जनगणना की बात की। हमें मुसलमान को आरक्षण चाहिए, हिंदू कभी नहीं बोला कि हमको हिंदू को आरक्षण चाहिए। जनगणना हो तो हमारे समाज में, हमारे धर्म में जितने भी कमजोर लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलेगा। हिंदू को आरक्षण नहीं मिलता, हिंदू में जो जातियां है उनको आरक्षण मिलता है। हमारी डिमांड ही ऐसे बना देते कि धर्म को आरक्षण चाहिए। धर्म को आरक्षण की बात करी कि उनको देखो मुसलमान को आरक्षण चाहिए, उनको तो हिंदू मुसलमान का इतना ये बना दिया उन्होंने, जब भारत पाकिस्तान कर दिया। यहाँ पर हिंदुस्तान का मुसलमान, ये हिंदुस्तान का है, वो देश के लिए अपनी जान भी गंवा सकता है। ये हिम्मत हमारे देश के मुस्लिमों में है। और आज मिलिट्री में भी बता दो आपके मालूमात के लिए, सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो देश के लिए लड़ते हैं। लेकिन जो माहौल जिस तरह से बना है, गुजरात की छोड़ दिया, आप भी पूरे देश में घूमते हो मौलाना जी, इसलिए मैंने बोला भी कि गुजरात को छोड़ दिया, बाकी पूरे देश में हम गुजरात छोड़ के, गुजरात में मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं गुजराती का मेरा कुछ नहीं, मैं कोई मानी तो हूँ नहीं कि मैं गुजरात से पढ़ा हूँ, मैं गुजराती हूँ, गुजराती कंपनी है, ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं पूरे देश को अपना मानता हूँ। लेकिन गुजरात में पता नहीं क्यों लोग मिलिट्री में नहीं जाते, मुझे पता नहीं, देश की सेवा में। लेकिन एक आध दो ऐसा परसेंटेज अगर देखो तो -1 पॉइंट ऐसा गुजरात का फौज में जाने का लोगों का ये है, पता नहीं क्या है उनका। लेकिन आज जो परिस्थितियां है, और मुझे लगता है कि मैं मणिपुर में था, राहुल जी के साथ था, वहां तो ऐसी परिस्थिति अबू भाई, वहां 2 कौमों में लड़ा दिया, आदिवासी कौमों में लड़ा दिया इन लोगों ने, सरकार बीजेपी की। राहुल जी को बोला गया कि यहाँ पर माहौल खराब है, आप यहाँ पे यात्रा ना निकालें। वो राहुल जी हैं, वो बोले जो होगा देखेंगे। मेरी दादी को मारा, मेरे पिताजी को मारा, मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, कि मुझे देश को बचाना है। उन्हें पूरी ताकत लगा दिया कि देश को, जैसे 4000 किलोमीटर अगर राहुल जी चल सकते हैं कन्याकुमारी काशी में, अभी मणिपुर से मुंबई आ रहे हैं, तो मैं 2 दिन उनके साथ था, मैंने देखा तो वहां इतना माहौल खराब है कि लोग आपस में
पहाड़ के लोग नीचे आए तो उनको चौक में लटका कर ऐसा मार कर उसको ये कर डालते, बांध देते, फांसी पे चढ़ा देते। इधर का उधर गया तो उसको उधर काट डालते, ऐसे टुकड़े टुकड़े कर डालते। इंसानियत खत्म करती है लोग। लेकिन हम लोगों को एक बात का, जैसे जब किसी ने कहा जब कि 3 राज्यों की सरकार हम नहीं ला सके, उसके पीछे भी एक डर ऐसा बना के रखा है, क्योंकि हमारे पार्टी में भी बहुत लोग कई सालों से है, कई बड़े बड़े पोस्ट पर है, तो ईडी का प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ईडी का है। हमारे जैसे जमीन के लोग बहुत कम है कि जो लड़ सकते हैं इस सब मामलों में। जैसे हम लोगों ने तेलंगाना में जीता, हमारा कर्नाटक में भी हमारा वागे डी के शिवकुमार का के पीछे भी बहुत था, लेकिन वो डरा नहीं, जो डर गया मर गया। तो महाराष्ट्र में भी अबू भाई को भी मैंने कई बार बात करता हूँ उनसे कि अबू भाई कुछ नहीं, सब अच्छा होगा, महाराष्ट्र में हम मिलकर सब लोग लड़ेंगे। और महाराष्ट्र में मैं बता रहा हूँ कि आपको महाराष्ट्र में बहुत बड़ा करंट है लोगों, जैसे सबने जब ये आह्वान किया कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों के वोटों का हम लोगों ने परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है। मैं हमारे बाई इलेक्शन हुआ कस्बा करके पुणे में कस्बा करके है, तो उसमें हमारा मुस्लिमों का वोट कम से कम 20-25% है वहां पे। तो मैंने पूरी रणनीति बनाई, वो तो हमारे पास नहीं था, कांग्रेस के पास नहीं था। कई लंबे समय से बीजेपी वहां से एमएलए किसी को भी खड़ा करे, बमन को भी खड़ा करे तो चुन के आए। तो हमने ऐसी रणनीति बनाई कि हमारा कैंडिडेट चुन के आए। उसमें ऊपर वाले का करम हुआ कि कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पर जीत गया। लेकिन वहां पर मैं जो इलेक्शन में देखा कि हमारे मुस्लिमों को वोट मारने नहीं जाना चाहिए, उसके शाही जो अपन लगाते हैं इसमें वोटिंग बूथ पे इंक लगाते हैं, वो इंक घर में लेके तुम ये मत लो, 5,000 रुपए तुम ले लो, देखो वोट नहीं हाँ जाने नहीं, इधर मार दिया इंक तुम्हारा, तुम जाओगे तो तुम बोले कहीं तो वोट मारे तो तुमको वोट नहीं करने देगा ना वो। तो मैंने वहां देखा कि कई लोगों ने तो विरोध किया, कुछ लोग गए उसमें, बोला घर में बैठे 5,000 रुपए मिल रहा है। तो इस तरह से आज हमारे वोटों के ऊपर उनका कितना प्रेशर है अबू भाई, एकदम स्पष्ट है। ये बात तुम्हारे को बोलना पड़ेगा, पब्लिकली बोलना पड़ेगा। ये 5,000 में हम लोगों को खरीदना चाहते हैं, हमारा वोट ना होना एक तरफ का, ये हमारे दस्तूर से ही हम लोग बेईमानी कर रहे हैं क्या, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और इसलिए इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हमारी कई संगठन, कई एनजीओ इसमें मौलाना साहब काम कर रही है, मुस्लिमों में जाके भी काम कर रही है। जैसे तेलंगाना में एक सोशल ग्रुप है, उनका भी टीम अभी महाराष्ट्र में हम लोग बुला रहे हैं कि मुस्लिमों में जाके अपना वोट बनाना, उसको वोट के लिए अलर्ट करना, और वोट का कैसा बिल्कुल अपना बिल्कुल वोट अपना ये, क्योंकि ये सबसे बड़ी तलवार है। और ये गीदड़ जो है, जो हमारे गीदड़ ही बोलेंगे उनको, लेकिन अब हमारे दलवाई साहब ने शेर कर दिया उसको, वो गीदड़ है। वो आदमी को मार के उसको उसका गोश्त खाने का काम कर रहा है, तो गिदड़ आदमी है। तो ऐसे गिदड़ को मारना है तो हमारी तलवार को, वोट के तलवार को हमें तेज करना पड़ेगा। यही चचा सॉल्यूशन है हमारा। अगर ये सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रॉपर कर लिया तो मैं तुमको विश्वास देता हूं, हमारी भी गलतियां हुई, नहीं हुई ऐसा नहीं हम बोलते। ये राहुल गांधी जी को प्रेस ने पूछा कि तुम्हारी सरकार थी, तुमने सेंसस क्यों नहीं किया? तो राहुल गांधी ने एक शब्द में कहा कि वो हमारी गलती थी। राहुल गांधी जी ने घुमाया नहीं। मैं गांधी परिवार को पास से देखता हूं, मैं उस परिवार का एक सदस्य हूं। तो अल्लाह तो मैंने भी नहीं देखा, ना भगवान मैंने देखा, हम उनकी आशीर्वाद ही हमारे लिए ताकत होता है। तो जमीन में कुछ लोग निस्वार्थ होते हैं, जो लोगों के लिए, देश के लिए भला करने की सोचते हैं, उस परिवार, वो परिवार है गांधी परिवार। अंग्रेज भी गांधी से डरते थे और आज के भी
आज के गोड से भी उनको डर रहे, वो गांधी का ही नाम ले रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है उसमें सुधार भी हो रहा है, नहीं हो रहा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुछ पिक्चर बनता है कि भाई ये गया वो गया, ये तो जाने वाले ईडी के, इसमें बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे, इसकी तुम अभी टारगेट ही है। जैसे राहुल जी की मणिपुर में यात्रा शुरू हुई और हमारे जो 58 साल से जिस परिवार को कांग्रेस ने बहुत सारा दिया वो चले गए, कुछ नहीं। उसको सेंट्रल में उनको ट्रेजरी उनको ट्रेजरी की जवाबदारी दी थी हमारे संगठन में, मिनिस्टर रहे, उनके पिताजी मिनिस्टर रहे, एक लंबे समय रहे, लेकिन अब बोले वो विकास के लिए गए। एक नया नारा आ गया विकास का, जैसे तुमने कभी कहा जो भी जाता है विकास के लिए, तो ठीक है 10 साल से हमारी सरकार ने उनका विकास ही नहीं हो रहा था उनका नहीं हो रहा था, तो विकास के लिए चले गए। तो मैं आवाम को भी यही कहना चाहूंगा कि जो लोग जाते हैं वो अपने फायदे के लिए जाते हैं, और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम आवाम के फायदे के लिए इकट्ठा हुए, इस देश के दस्तूर बचाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हमारा मकसद वो नहीं है मैं कल मुख्यमंत्री बनना है मुझे या देश का प्रधानमंत्री बनना है, उसके लिए नहीं है हम लोग आए इकट्ठा हुए। हमें दस्तूर बचाना है, हमारा देश बचाना है। अगर हमारा देश का संविधान नहीं बचेगा तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एकदम स्पष्ट है, ये हमारे लिए आखिरी इलेक्शन है, ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन रहेगा। इसके बाद कोई इलेक्शन होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं। मैंने इन लोगों को 5 से देखा है, 2.5 साल, इनकी नीयत में ही खोट है और इन लोगों ने सोच लिया है कि देश को तबाह करना। जिस दिन देश में नोटबंदी की, जिस दिन देश में इन लोगों ने जीएसटी लाया, उसी दिन इस देश की तबाही की शुरुआत की। एकदम स्पष्ट है मौलाना जी, एकदम स्पष्ट है। और ये चाहते कि पूरे लोग गुलाम बना के हम चलेंगे और उनकी हुकूमत चलेगी। अब हमारी जैसे हमारे जिन लोगों ने हमें आज़ादी मिला दी, उसमें हमारे मुस्लिमों का भी, जो हमारे बुजुर्ग थे उनका भी बड़ा योगदान है, उन्होंने भी अपना खून बहाया इस देश की आज़ादी के लिए। तो अब आज़ादी खत्म हुए, ये अब नहीं चलेगा, हमको भी ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा और इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, एकदम स्पष्ट है। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई हम जीतेंगे, यूनाइटेड हम जीतेंगे और हम सबको साथ लेकर चलेंगे, यही हमारा मकसद है। और मुझे विश्वास है, जैसे यूपी की बात कही किसी ने, मुझे यूपी में भी बहुत बड़ा सुधार होगा। अब भाई मैं बता रहा हूँ, अभी कोई कुछ भी बोले, मैं जो कुछ देख रहा हूँ ब्राह्मणों में भी अभी फर्क आ गया, मुस्लिमों में तो है ही, वहां पे ब्राह्मण और मुस्लिम भी एक हो गए ना, तो किसी की माया नहीं चलने वाली किसी की माया नहीं चलने वाली। और या तो है अपने, या तो है अपने, लेकिन ब्राह्मण के एक बुरे बता रहा हूं आपको, उनके भी जो शंकराचार्य रोज गाली दे रहे ना इनको, वो तो क्या क्या शाप दे रहे पता है, मोदी तो क्या बोलते पापी है, क्या 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 बोलते रहते वो शंकराचार्य एकदम। और उन लोगों का कैंपेन शुरू हो चुका है। जैसे हमारे देश में वो लोग समान नागरिक कानून लाने की बात हुई थी, तब हमारे मुस्लिम भाइयों ने जिस तरह से जो कैंपेन किया था, अंडरग्राउंड कैंपेन किया, तो इससे सेक्रेटरी भी, अभी ब्राह्मणों का भी शुरू खेल हो गया, वो भी उस तरह से, आपको पता होगा, आपको उधर से ही है, तो उनका भी कैंपेन शुरू हो गया। शंकराचार्य ने मैसेज कर दिया इनको सबको कि इनको लगा 2 साल काम सर। तो इसलिए मोदी ने अभी क्या किया, जैसे उसको पता चला उसने ऐलान कर दिया कि अयोध्या में ज्यादा लोग ना आए और डरा दिया उसने सबको। वो चालू हो गया, उसका कैंपेन कर रहा हो गया। अभी बताओ, सबके घर में वो क्या दे रहे थे, चावल अक्षता दे रहे थे, तुम आओ वहां पर आए थे, अभी बोलते कि बताओ, वो डर गया। तो यूनिटी जो होती है और जिस तरह से संदेश जाता है ऐसे मोमेंट में, उससे ये डरता है, ये इस पर स्पष्ट हो चुका है। हमारे समान नागरिक कानून के बारे में भी हमारा डर कितना पैदा हुआ था, हम लोग रोड पे थोड़ी आए थे,
लेकिन जिस तरह से अंडरकरंट हम लोगों ने पहुंचाया वो उससे डर गया। वैसे अभी शंकराचार्य की वजह से वैसे भी डर गया। तो उनको पता है कि उनका सत्यानाश तय है, और इसलिए हम लोगों ने, जैसे हमारे जब भी डॉक्टर जाते जाते बोला कि भाई हमें क्या बोला मैं आपको बोला कि सबको मौका मिलेगा। हमने तो गुलाम नबी साहब को भी बड़ा मौका दिया, मौलाना जी। अब क्या करेंगे हम लोग? तो इसलिए मैं ये सब चीजों में हमने जाना चाहिए। ये समय वो नहीं है, ये समय वो नहीं है। ये समय हम लोगों को देश अगर बचाना है तो मेरिट के आधार पर हमने तो महाराष्ट्र में डिसीजन ले लिया है कि भाई जो आदमी हो, कौन सा जात हो, कौन सा धर्म का हो, जो जिसका मेरिट होगा वहां से जो सर्वे आएगा उसी को टिकट देंगे। हमने सोच लिया, हमने कोई जात पात में पढ़ने का नहीं, जो होगा वो उसी आधार पर करेंगे। आखिरी जन्मत जिसके साथ हो, जो लोगों में काम कर रहा हो, उसी को दे देंगे। तो उसी में मेरिट है उनको। जैसे कस्बा हमने जीती वो मेरिट के आधार पर जीती। अभी बहुत महाराष्ट्र में जितने भी इलेक्शन हुए उसमें अबू भाई का भी उसमें योगदान है, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं हमेशा और हमेशा रहेंगे। यूसुफ भाई तो वो हमारे साथ ही है, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे नसीम भाई ने जब भी कहा कि हमारे मस्जिदों को गिराना शुरू किया है, ये इतने बदमाश लोग हैं कि वार ये जबरदस्ती, जैसे वो लोढ़ा की बात जब की, वो जानबूझ के ये करते हैं और वो ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो ट्रैप हम लोग उखाड़ेंगे। कब उखाड़ेंगे? क्योंकि जिस दिन अपनी गवर्नमेंट आएंगी। मैं आपको मौलाना साहब कहता हूँ, मैं स्पीकर था महाराष्ट्र में, हमारे चीफ सेक्रेटरी थे। वो चीफ सेक्रेटरी इतना चमचे में उस्ताद था, वो एमएलए को कुछ मानता ही नहीं था। उसको साथ एक झटके में मैंने उसको खड़ा करवा दिया, उसको गेट के ऊपर। मैंने तेरे को पनिशमेंट देता हूँ। तो सरकार, जो अभी सरकार बनी है, भागे हुए अजित पवार से लेकर सब ऐसे खड़े हुए, ऐसे घबराने लगे। वो सरकार ही नहीं से माफी मांग ली। एक बार मौका दो, हम लोग ये बदमाश हो गए। क्योंकि अब तो बहुत अच्छा है कि जितने बदमाश लोग थे सब उनको जमा कर लिया, गुजरात के वॉशिंग मशीन में डाल डाल के उनको बिल्कुल क्लीन कर लिया। एक मौका दो हमारे जैसे लोग। हम लोग तरह से मौका पक्का है आपकी बात। हाँ, क्या मौलाना साहब, एक मौका दो। मैं ऐसे सुधारेंगे इनको, सिर्फ राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को मैं पास से समझता हूँ। वो अपनी माँ और अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, और जिस तरह से उनकी माँ को ईडी के ऑफिस में जिस तरह से उनको परेशान किया गया, बेफजूल किया, वो किस तरह से करेगा तुमको पता था। ये झोली लेके आया, झोली लेके जाऊंगा बोल रहा था ना, तुझे को तो भाग ही जाएगा। शेर रहेगा तो लड़ेगा, लेकिन शेर नहीं है वो, मैं तो बोलता हूँ अभी से तो वो किधर भाग जाएगा। तो एकदम स्पष्ट है। तो हमारी लड़ाई एकदम, और अबू भाई ने भी कहते हैं कि अब तुमको मौका देंगे हम लोग। तो मैं मौका तो पूरा कमेटी देने वाले तो आप मुख्यमंत्री बनिए, ख्याल रखिएगा। मैं स्पीकर था। मैं आपको अबू भाई को बात बता, एक पुलिस वाली इंस्पेक्टर ने अबू भाई को कोरोना के समय में परेशान किया। शालिनी शर्मा। हाँ, क्या नाम था? शालिनी शर्मा। शालिनी शर्मा। अबू भाई आया मेरे पास, नोटिस भेजो उसको बुलाया उसको। अबू भाई की माफी मांगो। 1 मिनट में माफी मंगवा दिया, सीधी होगी। और उसका ऐसी तबाही होगी, मालूम है अबू भाई ने क्या किया उसका तो वही अरेस्ट हो गई। तो अबू भाई मुझे 11 महीने जो मिले थे, आपने मेरा कलर देखा ही उस समय। तो इसलिए हम अपनी लोगों को, और जो सेकुलर धर्म के लोग हैं, उनको कैसे जस्टिस देना मुझे पता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों ने हमारी जो बूथ जो है, बूथ लेवल पे जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, उस एरिया में हम लोगों ने भाईचारा बना के हमारे बूथ मजबूत करना। जो अबू भाई ने एक संदेश दिया कि हिंदू मुसलमान जो है उसको यूनाइटेड करके, ये तो लड़ाएंगे, ये बिल्कुल भी लड़ाएंगे।
अभी उत्तर प्रदेश में एक क्या तिवारी की द्विवेदी नाम का आदमी था, उसने मुस्लिम लोगों के नाम से अकाउंट खोला। अकाउंट खोल के उसने मोदी को और योगी को मारने की धमकी दी और उसमें मुस्लिम लड़कों का नाम डाला और आतंकवादी है वो। इस तरह से यानी मुस्लिमों को जिस तरह से आतंकवादी दिखाकर वो पेश करना चाहते हैं, और निकले कौन? वो ब्राह्मण निकले। तो इस तरह का जो खेल चल रहा है, ये सब खेल को रोकना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये समय हमारे को बेफजूल खर्चा न करते समय, क्योंकि समय कम है हमारे पास। फरवरी में 15 फरवरी तक तो आचार संहिता लग जाएगी, उसके ज्यादा समय नहीं। अभी हम लोग 15 जनवरी, 1 महीना हमारे पास है, 30 दिन बचे हैं। मोदी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब ये काउंटडाउन शुरू जो हो गया है, तो उसको सत्ता के बाहर निकालने का ही होना चाहिए इस तरह का। और महाराष्ट्र का और यूपी का दोनों ऐसे राज्य हैं देश में, ये 2 राज्यों का अगर संदेश पूरे देश में माहौल बन जाए तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं, आसान है। तो हम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बिहार में तो बन जाएगा इस बार। बिहार में तो बहुत सारे चेंजेस है, लेकिन 2 राज्यों में हम लोगों ने अगर सेकुलर की ताकत हमने एकदम मजबूत कर ली तो मुझे लगता है कि ये गिधड़ को भगाना बहुत आसान है। डरने की कोई बात नहीं। हम लोग बहुत डरते हैं। आरएसएस का आदमी एक आया, अरे आरएसएस जैसा ऐसा लगता है कि वो स्टेडियम लेके आया। कोई डरने की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। अब इनके साथ राम की भी नहीं रहने वाला, बीजेपी के साथ राम जी भी नहीं रहेंगे। हो गया, वो भी बोलते हैं कि मेरे नाम से धंधा कर लिया इन लोगों ने। तो मैं पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ऑल इंडिया मिली काउंसिल को मैं बधाई देता हूं। और आप जो प्रस्ताव दोगे, मैं खुद खड़गे जी, राहुल जी, इनके तुम्हारे साथ अगर आप चलने को बोले तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और उस बात को अपन रखेंगे। धन्यवाद।